वेलकम टू राज स्टडी। और आज है 23 अप्रैल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी एंड दिस इज़ रवि सरकार। और आज है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को हम लोग क्या करने वाले हैं, 23 अप्रैल में को चर्चा में रहने वाली जितनी भी घटनाएं होंगी उन घटनाओं को देखेंगे। घटनाओं के साथ साथ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे, भारत में क्या है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोग जब देखेंगे कि जो कोल्हापुर में पनहाला पनहाला फोर्ट है, तो पनहाला फोर्ट के बारे में आप लोग याद रखें कि 11वीं सेंचुरी में उसका निर्माण कराया गया था। और मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे, और इसी के साथ पेरियार बांध के देखेंगे। पेरियार बांध के साथ अगला आर्टिकल जो रहेगा पद्म अवार्ड के बारे में। और पद्म अवार्ड के साथ इसमें जैसे आप लोग जब देखेंगे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देखेंगे। भ्रष्टाचार के बारे में वर्तमान में कल क्या हुआ कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे 25,000 जो टीचर हुआ करते थे, तो उसमें क्या है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर क्या हो गए थे, वो अपॉइंटमेंट कर दिए गए। तो उनको जितनी सैलरी दी गई है, तो सैलरी क्या हो जाएगा, 2016 से 2024 तक की सैलरी क्या करेंगे, वापस करेंगे। विथ उसमें 12% का क्या रहेगा, टैक्स भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि उसमें ब्याज भी शामिल रहेगा। और इसी के साथ हमारा अगला का रहेगा जैसे मोटे अनाज के बारे में देखेंगे और पद्म अवार्ड के बारे में देखेंगे। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा भारत में राजनीति का प्राधिकरण, और दूसरा आर्टिकल रहेगा पद्म अवार्ड। भारत में राजनीति का अपराधीकरण उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया में जनजाति क्या रहता है, जितने भी इंडिया में जनजाति इलाके हैं, जनजाति या धर्म का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जाता है उसी प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण किया जा रहा है, जनजातियों का भी अपराधीकरण किया जा रहा है। और अगला इसमें हम लोग देखेंगे मोटे अनाज के बारे में देखें एमपी का करंट अफेयर। एमपी के करंट अफेयर में 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी रहेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो अशोक नगर है, तो अशोक नगर जिले में क्या बनाया जा रहा है, हनुमान जयंती के अवसर पर क्या होगा, आगामी 2 साल तक के बाद क्या हो जाएगा, हनुमान जी की मूर्ति के कितने मीटर, 112 फीट की ऊंचाई पर आप लोग जब देखेंगे 112 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और ज़मीन में 25 फीट क्या रहेगा, 25 फीट में उसकी 25 फीट गहराई तक उसका नींव है। और इसी के साथ जैसे भारत के साथ इसमें देखेंगे कि एमपी के मध्य प्रदेश में आखिरकार जो गिद्ध वल्चर की संख्या, तो वल्चर की संख्या के बारे में देखेंगे। और वल्चर के आखिरकार प्रोटेक्शन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा अभियान, 21 सन में एक अभियान यानी कि प्रोजेक्ट परियोजना को चालू किया गया था। और इसी के साथ देखेंगे चीता के बारे में देखेंगे। चीता संकट वर्तमान में भारत में जैसे रहता, तो 1953 के आसपास ये होता, स्वतंत्र भारत के बाद भारत से चीता की विलुप्त घोषित कर दिया जाता। बट 2016-17 से जैसे जब बीजेपी सरकार आई तो क्या करने लगी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से क्या करेंगे, चीता को क्या किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है, राइट। तो देखिए आज का पहला आर्टिकल हम लोग जैसे देखेंगे तो इनमें रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि आफ्टर डीप इन टर्नआउट इलेक्शन कमीशन फॉर्म टास्क फोर्स टू ट्रैक हीट वेव रिस्क। तो जैसे आगामी सेकंड चरण में जितने भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाएगा, जो हीट वेव के बारे में आप लोग देखेंगे ना, तो हीट वेव के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है कि हीट वेव के कारण लोग क्या होते हैं, अपनी जान की सुरक्षा करने के उद्देश्य से क्या होते, वह मतदान करने नहीं जाते। लेकिन ये भी तो उनके सामने आखिरकार एक समस्या है ना। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे जैसे कि इंडिया में पर्यटन है तो भारत सरकार के द्वारा प्रयास, और प्रयास के साथ आप लोग जब याद रखिएगा जैसे इंडिया में आखिरकार पर्यटन के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियों के साथ साथ जीडीपी में आखिरकार कितना % का योगदान देता राइट। तो देखिएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आगामी 5 दिन में, आगामी जैसे जब रहेगा तो जब इलेक्शन हो गए आगामी 5 दिन पहले क्या कर लिया जाएगा, हीट वेव के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ वहाँ का सिक्योरिटी प्रबंधन किया जाएगा, राइट। अब देखिए हीट वेव के बारे में आप लोग याद रखें, जैसे हीट वेव हो गया तो हीट वेव के बारे में आप लोग जब देखिए तो जो पहाड़ी यानी हिल इलाके पर है कि हिल इलाके का जब टेम्परेचर 30 सेल्सियस तक पहुंच जाए, और जबकि मैदानी इलाके का इतने सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए 40 डिग्री सेल्सियस, तो जब औसत से अधिक टेम्परेचर हो जाता है ना, उसी को बोला जाता है हीट वेव। हीट वेव के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसका यदि आप लोग जब मेंस में लिखिएगा ना, अकॉर्डिंग टू IMD के अनुसार इसको लिखिएगा, राइट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा।
और आज का सेकंड आर्टिकल है, दूसरे आर्टिकल के बारे में याद रखें, जिसको बोला जाता है मेज। मेज का मतलब इंडिया में जैसे क्रॉप्स है कि माजर फसल के रूप में आप लोग जब देखें माजर क्रॉप्स के बारे में, इसको याद रखिए। जैसे मक्का के बारे में, मक्का के बारे में आप लोग जब देखें वर्सेटाइल प्रकार के एक प्रकार की फसल है, जो कि मतलब दोनों रबी और खरीफ दोनों रीजन में इसका क्या है प्रोड्यूस किया जाता है। बट इसे कंडीशन के रूप में आप लोग इसको ये याद रखिएगा, वैरायटी ऑफ एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, इट कैन बी ग्रो ए लेटीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ स्लाइटली अबव टू 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो पृथ्वी के आप लोग जब देखें पृथ्वी से 50 डिग्री के अब थोड़ा थोड़ा से ऊपर तक इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रोड्यूसर किया जाता है। बट इंडिया में आखिरकार आप लोग जब देखें कि इंडिया में किस प्रकार है, तो कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया। मेज इज नोन एज द, इसको क्यून ऑफ केरल के सेरल्स क्या बोला जाता है, सेरिल्स बोला जाता है, मतलब अनाजों की रानी, क्यून ऑफ सीरियल्स, राइट। और एमपी में जब मक्का के उत्पादन के बारे में याद रखिएगा, आखिरकार मक्का महोत्सव का जो आयोजन किया जाता, तो इन केस जैसे आप लोग जब देखें कि एमपी के जिस प्रकार के मैप बना रहेगा, तो मैप के माध्यम से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जो ये वाला इलाका है, तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाले क्षेत्र में आप लोग जब देखें, जैसे यहाँ काफ़ी हो जाएगा बैतूल में या छिंदवाड़ा में हो जाएगा, मक्का प्रोड्यूसर करने वाले राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में किसको शामिल किया गया, मक्का को शामिल किया गया। कौन से जिला से, छिंदवाड़ा जिला से। और ये भी याद रखिए कि जैसे जो एमपी में टोटल वर्तमान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में टोटल कितने प्रोडक्ट को शामिल किया, 19 प्रोडक्ट इसमें शामिल है फरवरी 2024 तक। बट इसमें क्या रहेगा कि 16 इसमें फंसा रहेंगी, एक डिपार्टमेंटल शामिल रहेगा, 2 ज्वाइंट शामिल रहेंगे। ज्वाइंट में क्या शामिल रहेगा, एक देवासारी शामिल रहेगा, जो कि एमपी और महाराष्ट्र के एमपी और ईपी के साथ ज्वाइंट रहेगा। सेकंड नंबर का आप लोग जब देखें संतरा, तो संतरा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो एमपी और महाराष्ट्र वाले इलाके से क्या है ज्वाइंट में दिया गया है। हालांकि ये भी देखें, जब करंट अफेयर आप लोग देखिए ना, उसमें जब देखें कि शायद एक और प्रोडक्ट को उसमें दिया गया है। और ये है इंडिया में करप्शन से संबंधित आप लोग याद रखिएगा कि आखिरकार इंडिया में जैसे करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में आप लोग जब देखेंगे, तो कितना इंडिया का रैंक है, 93 रैंक है आउट ऑफ 183 में। बट जैसे कल कोलकाता के हाई कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन जजमेंट दिया गया है, टर्मिनेट 25,000 पर्सन हेयर इन द बंगाल स्कूल हाई कोर्ट। बंगाल के जितने भी स्कूल हैं, तो 25,000 जितने टीचर क्या कर दिया गया है कि अनवॉयलेट यानी वायलेशन के रूप में क्या कर दिया जाएगा, देखिएगा टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया जाएगा। तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल जब देखिएगा, इसमें है टॉप कोर्ट ऑफ फाइनल लीगल इशू इन मेगा केयर पार्किंग प्रोजेक्ट नियर मुल्ला पेरियार ऑन जुलाई 10। तो ये क्या बता रहा है, आप लोग जैसे जब देखेंगे कि जैसे दक्षिण भारत के बारे में आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ केरला हो जाएगा, यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा। तो केरल सरकार यहाँ से क्या करती, जब मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ केरला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसके साथ आप लोग ये याद रखिए कि जैसे किस नदी पर मुल्ला पेरियार डैम का निर्माण किया गया है, तो इसका आप लोग याद रखिए किस में है, वो पेरियार नदी में है। और दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किन 2 स्टेट के बीच क्या है वाटर डिस्प्यूट के रूप में काम करता है, तो किन के बीच हो जाएगा, केरल और कर्नाटक। तो देखिए कैसा है, इस प्रकार का जैसे मैप रहेगा, पश्चिमी घाट हो जाए, पश्चिमी घाट में जैसे मुल्ला पेरियार डैम हो जाएगा, तो यहाँ केरल की जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या कर रही है, तो आप लोग याद रखिए कि यहाँ पार्किंग प्रोजेक्ट के रूप में निर्माण कर रही है। जैसे जब पार्किंग प्रोजेक्ट के रूप में जैसे निर्माण करेगी, तो इस साइड में जैसे जितना भी इसका रॉ मटेरियल होगा, तो आखिरकार इसमें जाएगा, बांध में जमा हो जाएगा। जब बांध में जमा हो जाएगा, तो एक तो बांध के बारे में आप याद रखिएगा, ये बांध ओल्ड है ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे पता 999 साल पुराना है ये बांध। तो इतना पुराने बांध में क्या है, जैसे इसमें आप लोग देखिएगा कि जैसे इसमें कंक्रीट इसमें शामिल हो जाएगी, तो इसको क्या टूटने की क्या वल्नरेबल की स्थिति में आ जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके खिलाफ क्या किया जाएगा, सुनवाई किया जाएगा। तो ये वाला जरूर आप लोग याद रखिएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे फिक्स जुलाई 10 ऑफ द नेशनलाइजिंग द लीगल इशू टू हेड एंड डिसाइड बाई एट द ओरिजिन suit filed by the Tamil Nadu against neighboring neighbor state Kerala over the construction of a mega parking project
नियर द मुल्ला पेरियार। तो इसको आप लोग याद रखिए कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाया केरल सरकार तो ये हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, ये है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी के बारे में याद रखिएगा। पेरियार नदी के बारे में ये भी है कि केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसी को बोला जाता है इट इज़ आल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला, राइट। इसको याद रखिए। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 244 किलोमीटर। जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे MPPSC प्री, अब मेंस में तो 150 का है, बट जियोग्राफी में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे, विशेषकर नदियों से आना है। नदियों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो दक्षिण भारत से ही नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट जैसे हो गए, इन्वायरमेंट के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क पर्यटन है, विशेषकर दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, तो उसको आप लोग याद रखिए। ये उसी प्रकार का ये मैपिंग है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो किस प्रकार से मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बना है, यहाँ से पेरियार जैसे प्रोजेक्ट बन जाएगा। वाटर सेंड बाई तमिलनाडु बाई कैनाल के बारे में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। और हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पे। तो हमारा अगला आर्टिकल क्या हो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में याद रखिएगा। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आप लोग जब देखें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1885 की ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी रहती, मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हो जाता, उसका निर्माण किया जाता। अब अगला देखिए, ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या हो संबंध हो जाता। सेंटर वर्सेस स्टेट रिलेशन के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 में आप इसको आप लोग कहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। ये पेपर के बारे में आप लोग याद रखें, चाहे UPSC का पेपर हो, स्टेट PCS का पेपर हो, दोनों जगह आप लोग जब देखें तो जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध का निर्धारण किया गया है, तो भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 11 और 12 के बारे में उसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें क्या जानकारी दी गई है, विल लुक इनटू कर्नाटका ड्राउ सेंटर। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे सेंटर गवर्नमेंट कर्नाटक रहे, तो कर्नाटक में जैसे बाढ़ आपदा के बारे में आप लोग याद रखिए। जैसे यहाँ कर्नाटक हो गई, यहाँ केंद्र सरकार, तो यहाँ क्या है कि सेंटर यानी केंद्र सरकार के पास ये क्या किया है, कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा इसमें क्या किया गया, कर्नाटक राज्य सरकार उससे केंद्र सरकार से मदद मांगती है, जैसे नेशनल डिजास्टर फंड रिलीफ के बारे में, कि वहाँ से आखिरकार कर्नाटक सरकार को क्या करे, केंद्र सरकार उसको फंड मुहैया कराए। बट केंद्र सरकार वर्तमान में क्या है, केंद्र सरकार तो वर्तमान में केवल चुनाव लड़ने में लगे हैं। तो ये इसी के लिए कि मामला कहाँ चला गया, मामला के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आप लोग देखिए कि फिर किस प्रकार का फैसला आता है। तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अक्सर जो चर्चा में रहता है, तो जैसे राज्यपाल हो जाएगा, गवर्नर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, CBI के बारे में याद रखिएगा, ED के बारे में याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल नंबर 312 इसको भी याद रखिएगा। और जैसे फाइनेंशियल कमीशन के बारे में याद रखिए। तो क्या है, विशेषकर जैसे विवाद जैसे जितने विवाद रहते, विवाद के मामले जितने रहते, तो यही केंद्र राज्य संबंध में क्या कर देते, अशांति का वार्ता का माहौल पैदा कर देते। और आज का जब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में याद है, जिसको बोला जाता है पद्मश्री अवार्ड। वेंकट नायडू मिथुन उषा उथुम ऑनर विथ पद्म अवार्ड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, MP से ज़रूर याद रखिएगा किसको प्रदान किया गया है, तो जिनका नाम है कालूराम बामनिया के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिए कि इनको पद्म अवार्ड से क्या किया गया है, सेलिब्रेट, इनको क्या पद्म अवार्ड गिफ्ट से ऑनर किया गया है, राइट। इसको आप लोग याद रखिए। ये कहाँ के, मालवा के हैं। मालवा के साथ ये भी याद रखिएगा, कालूराम बामनिया इज द फोक सिंगर फ्रॉम द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। हु इज द सिंगर, कबीर। इनके बारे में याद रखिए कि किनकी पोएम के बारे में ये कथा करते थे, जिनका नाम है कबीर की कविताओं के बारे में जानकारी देते हैं। ये हैं, आप लोग देखिएगा, इनको आप लोग देखिए। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू, एक्टर टर्नर आप पॉलिटिशियन के बारे में मिथुन चक्रवर्ती को बात देखिए कि आखिरकार जितने राजनेता हैं, मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा। सिंगर उषा उथुम एंड टेनिस प्लेयर के बारे में याद रखिएगा, रोहन। तो ये क्या है, इन खिलाड़ियों के क्या है नाम पूछ सकते हैं कि जैसे जिन व्यक्ति को प्रदान किया गया ये अवार्ड, तो आखिरकार किस क्षेत्र से रिलेशन है इनका। कालूराम बामनिया इज ए फोक सिंगर फ्रॉम द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, हु सिंग्स कबीर पोएट्री एंड अदर पोएट्री। ही कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ फार्मर बट हैज मेड ए सिंगिंग
इज फुल टाइम ऑक्यूपेशन। तो इनका जो सिंगिंग का जो परिवार घर के किसान के घर से आते हैं, लेकिन क्या करते, पूरा टाइम कहाँ दिए, सिंगिंग के क्षेत्र में अपना समय बिताए। और जो आज के बारे में देखेगा कि आखिरकार भारत में राजनीति का किस प्रकार से अपराधीकरण किया जा रहा है। तो राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिस प्रकार से जैसे भारत के जैसे धार्मिक संस्कृति धर्म का अपराधीकरण किया जाता है, उसी प्रकार से आप लोग जब देखेंगे ना, सांसद हो एमएलए हो, तो वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे जितने भी वर्तमान कैंडिडेट है, वर्तमान कैंडिडेट के बारे में याद रखिएगा कि वर्तमान कैंडिडेट के बारे में 2810 कैंडिडेट ऐसे हैं। 2810 कैंडिडेट को आप लोग याद रखिए, 2810 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल अपराध क्या है, दायर हुए हैं। बट 2000 अब इनमें से आप लोग जब देखेंगे 501 जो अपराधी, इनके खिलाफ तो विशेषकर मामला चल ही रहा है। 2019 को लोकसभा चुनाव में आप लोग जब देखेंगे आखिर कितने अपराधी थे, तो 2019 को चुनाव में आप लोग याद रखिएगा 1500 अपराधी इसमें क्या हुए थे, शामिल रहे थे। और इसी के साथ आप लोग जब इसको याद रखिएगा कि जैसे रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के बारे में याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट ये कब है, ये 1950 का और 1951 का है। 1950 के बारे में कुल मिलाकर के याद रखिए किसके बारे में जानकारी दिए गए, तो 1950 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का, तो आम जनता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बट जो 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, तो इसके अंदर आप लोग जब देखेगा कि एमएलए और एमपी से संबंधित जितने भी क्या है उनके एमपी और एमएलए के सदस्यता हेतु आखिरकार कौन कौन सी योग्यता धारण करेंगे नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है, अपराधीकरण। तो अपराधीकरण के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इसमें आ जाएगा, किसमें, ये इसकी काउंटर आ जाएगी। जैसे एमपी में एमपीपीएससी के पेपर नंबर 2 में है कि उसमें मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे और एवं राजनीतिक परिदृश्य। तो समसामयिक मुद्दे एवं राजनीतिक परिदृश्य में आप लोग इसमें याद रखिएगा कि किस प्रकार से समस्याएं आती हैं। तो एक्यूज इन क्रिमिनल केसेस वोन मोर सीट इन 17 लोकसभा, तो 70 लोकसभा के बारे में ज़रूर आप लोग याद रखें। तो उसमें 1500 है, बट 2024 का जो लोकसभा है 10th नंबर का हो रहा है, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसमें पता है कितने 44% के बारे में आप लोग देखें कि 44% इसमें क्या है, अपराधीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। सांसद के बारे में जहाँ देखें, सांसद आखिरकार कितने परसेंट है, तो सांसद के बारे में देखें 18% एमपी के, 18% एमपी के अपराधीकरण की प्रवृत्ति में शामिल है। और आज का जैसे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में इसको ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर। तो इसके बारे में देखिए कि महाराष्ट्र का एक केस है। तो महाराष्ट्र का जैसे एक जो केस है, तो यहाँ की एक लड़की है जो कि 14 साल की है। 14 साल के बारे में तो लड़की की है, बट इसको जो प्रेगनेंसी टाइम है कितने वीक का हो गया है, 30 वीक का हो गया है। बट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो 1971 का है, 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जब देखें, पहले इसमें 20 सप्ताह थी, किसके लिए, गर्भपात का एबॉर्शन कराने के लिए। बट जैसे 2021 में जो अमेंडमेंट करके इसमें कुछ सुधार रिफॉर्म करके क्या कर दिया गया कि 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक किया गया। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि यदि कोई मेडिकल बोर्ड थोड़ा पर्याप्त या असमानता का इसमें क्या करता है, निदान कर सकता है। यदि 24 सप्ताह से अधिक का एबॉर्शन यानी कि गर्भवती कोई लड़की है, एबॉर्शन उसका कराना है, उसकी जान खतरे में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बोर्ड की सहमति से क्या किया जाएगा, उसका एबॉर्शन किया जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हेल्थ वाले सेक्टर से ज़रूर इसको आप लोग कनेक्ट करके देख लीजिएगा। और हम लोग चलें जिसको बोलते हैं डोम्मा राजू गुकेश, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ये क्या है, शतरंज विलक्षण हुआ तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जो कि किसको आप लोग जब देखिएगा कि 40 साल पुराने का रिकॉर्ड तोड़ चुका, जिनका आप लोग जब देखें उनका नाम है कास्पोरोवा का रिकॉर्ड तोड़कर पहले सबसे कम उम्र के बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, सबसे युवा बन चुके 17 साल के विश्व चैंपियनशिप के बाद ग्रैंड मास्टर। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर्स कितने साल के हैं, 17 साल के हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हैं किससे हैं, एमपी से संबंधित करेंट अफेयर है। तो भोपाल में 10,000 से ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। तो इन गिद्धों के संरक्षण करने हेतु राज्य सरकार क्या करने जा रहे हैं, इनको संरक्षण करने हेतु राज्य सरकार क्या करेगी,
भारत का पहला केमिकल से मुक्त रेस्ता सितंबर में होगा शुरू। तो सितंबर 2024 में रेस्ता का निर्माण किया जाएगा। गिद्धों का संरक्षण करने हेतु गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जाता है। इसी के साथ आप लोग याद रखें, जैसे गिद्धों के बारे में क्या बोला जाता है, वल्चर इज ए स्कैवेंजर दैट ईट डेड एनिमल। मैलट होने वाले हो तो जो मृत जानवरों को खाते हैं। तो स्कैवेंजर के बारे में याद रखिए। जैसे स्कैवेंजर प्रकार के जो लेबर होते हैं उनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, इंडिया सब कॉन्टिनेंट दे प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लीनिंग ऑफ carcass which provide health benefit and save on economics. Cat, however, vulture population had declined by over 90% since the 1999, and there is urgent need for a conservation measure to prevent their extinct. The government of India initiative Project Vulture in 2006 with the aim of वल्चरिंग इंडिया वल्चर पॉपुलेशन, राइट। तो इसको अब जरूर आप लोग याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल देखेंगे कि 2023 में भीषण गर्मी से हुई थी तीन चीता सबकों की मौत। तो वर्तमान में क्या समस्या है, वर्तमान में समस्या है कि जैसे देखिएगा पिछले साल क्या हुआ था, चार चीता क्या हुए थे, जन्म लिए थे। चार चीता जैसे जब जन्म लेते तो जैसे ये हो जाएगा इंडिया, तो इंडिया में आए थे एमपी में कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता लेकर आया गया था। कहाँ 2017 से लेकर जो परियोजना चले थे 2020-22 में क्या हो गया, लाया गया था। लेकिन होता है कि 2023 में क्या हो जाता है, 2023 में यहाँ 4 चीता का जन्म तो होता लेकिन 3 चीते मर जाते। इस बार 13 चीतों का जन्म हुआ, जिनमें से आप लोग देखेंगे 7 चीते तो क्या है, दौड़ना शुरू कर दिए। लेकिन दौड़ते तो हैं, जिस प्रकार का टेम्परेचर बढ़ेगा पता चले दौड़ते दौड़ते मर जाए। तो इनके लिए क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसके लिए प्रोटेक्शन करेगी। और देखिए ये वाला आज का है रिलीजियस प्लेस इन एमपी के बारे में। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल अशोकनगर में बनेगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा। तो सब भारत की कौन सी नंबर की हनुमान प्रतिमा होगी, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखें कि भारत की कौन से नंबर की होगी, चौथे नंबर की होगी भारत की। और तीसरी कौन है, तो तीसरी के बारे में पहली आंध्र प्रदेश में है, दूसरी हिमाचल प्रदेश में है और तीसरी आंध्र प्रदेश में है। तो 2 हो गए आंध्र प्रदेश में, 1 हो गए हिमाचल प्रदेश में, राइट। और जो यहाँ एक आंध्र प्रदेश में हो गई, एक हिमाचल में हो गई, एमपी में हो गई। तो इसकी आखिरकार ऊंचाई आप लोग देखें तो 111 रहेगी। कितना रहेगी, 111 टन, 100 टन की बनेगी। इसकी हाइट के बारे में याद रखें, 111 फीट की ऊंचाई के साथ इसका निर्माण किया जाएगा आगामी 2 साल में। तो इसको आप लोग जोड़ के देख सकते हैं किसमें, पर्यटन से। और आज का जो महत्वपूर्ण है जिसको बोला जाता है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के बारे में, आल्सो नोन एज अरुलमिगु इसका क्या नाम है, अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के आप लोग जब टेम्पल में इसको याद रखिए, यहाँ इतना चढ़ावा आता है कि भारत के ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो इसके जैसे जो चढ़ावा आता हो। इसका जो पुनर्निर्माण के बारे में आप लोग देखिए, पुनर्निर्माण इसका कब कराया गया था, 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जैसे इंडिया में 52 शक्तिपीठ पाए जाते, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी का मतलब होता पार्वती जी के मंदिर, राइट। शिव और पार्वती जी का दक्षिण भारत में विशेषकर योगदान है। और जो यहाँ इस प्रकार के जो बने होते हैं इसको बोला जाता है गोपुरम, राजगोपुरम के बारे में, टावरों के साथ। तो देखिए कैसे बने हो, इस प्रकार के यहाँ बने रहते हैं, ऐसे यहाँ से जाने रहता है, यहाँ मंदिर बनेंगे इस तरह, ये जाने का रास्ता रहेगा इस प्रकार ऊंचाई के मंदिर जिसको बोला जाता है गोपुरम बनेगा। यहाँ कुआं बने रहेगा, यहाँ ठहरने के बैठने के लिए बना रहेगा। इस प्रकार से चारों प्रकार से क्या बाउंड्री वॉल के रूप में बनाए जाते हैं, राइट। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसको आप लोग इथिक्स से जोड़कर देख सकते हैं जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। तो भारत सरकार ये कर रही है, जैसे मोदी जी का कहना है कि 2047 तक मोदी जी की एक मानसिक सोच की परिकल्पना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में बनाया जाए। उसी के साथ जैसे उनके जो पीके मिश्रा क्या है, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तो उनका कहना है कि जब विकसित भारत बनाने हैं तो क्या किया जाएगा, जितने भी भारत के सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक में क्या किया जाए, कौशल का विकास किया जाए। यही कौशल आगे चल के क्या करेगा, समाज में दक्षता लाएगा, समाज सुशासन की ओर बढ़ेगा। जब सुशासन की ओर बढ़ेगा तभी 1947 तक
भारत एक विकसित भारत के रूप में सामने आ सकेगा, और दुनिया के सामने क्या हो जाएगा, विकसित भारत के रूप में इंडिया सामने आएगा। लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं कि मोदी जी इसमें क्या करेंगे, मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्या करेंगे कि सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा एक रिफॉर्म प्रकार की इनिशिएटिव है, जिसकी डिक्लेरेशन के बारे में आप लोग याद रखें कि इसको कब डिक्लेरेट किया गया था, 2 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, और जिसका टाइम पीरियड रखा गया था 2020 से 2025 के बीच रखा गया था। नागरिक बातचीत को बढ़ाने हैं, जिसमें अधिक से अधिक नागरिक और व्यापार के लिए क्या किया जाए, प्रवर्तक बनाया जाए। इसके विशेषता के बारे में आप लोग याद रखिएगा, समग्र क्षमता निर्माण और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी के बारे में याद रखिएगा, राइट। और इसी के साथ ये कर्मयोगी के बारे में ये वाला रहेगा पनहाला किला। पनहाना किला के बारे में देखिए कि किस राज्य में है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण कब कराया गया था, 11वीं शताब्दी इसमें इसका निर्माण कराया गया था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। किस डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो इसको डायनेस्टी को जरूर याद रखें, जिसका नाम है शिलाहार। क्या नाम है इस दोस्त, इसको आप लोग देख लीजिए। अभी मैं इसमें देखा था, इसमें शिलाहार डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यही शिलाहार डायनेस्टी के बारे में याद रखिए कि राजा परमार भोज रहते थे, क्या कर देते, उनको पराजित कर देते। और ये जैसे है, ये किसकी इमेज है, ये उसी वहीं की है, किसकी, ये है पलहार। ये जो ये जानकारी ASI एजुकेट एंड प्रमोट पनहाल फोर्ट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज डे इन कोल्हापुर के बारे में आप लोग याद रखिए, राइट। 1954 में क्या हुआ, जनवरी 1954 में पनहाल फोर्ट वॉज डिक्लेयर द मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था 1954 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये वाले और इसी के साथ इसमें देखेंगे आज के बुक ऐप रहेंगे, ये बुक ऐप आप लोग देखिए, सेंटेंस बना लीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।